हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल जोलॉजिस्ट। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 एंडोक्राइन ग्लैंड। बच्चों, अगर आपको याद हो, आपने क्लास 9th में ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा ही पढ़ा था, ऑब्वियस सी बात है। देखो, ग्लैंड क्या होती हैं? बेसिकली ऐसी सेल्स और ऐसे टिश्यू जो कुछ सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम ग्लैंड बोलते हैं। सिंपल सी बात है। मैंने आपको कोई डेफिनेशन नहीं दिया, बस आपको लेमन लैंग्वेज में ग्लैंड का मतलब समझाया है। एग्जाम में ग्लैंड का मतलब कुछ नहीं आएगा, इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं आनी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए ग्लैंड क्या होती है। तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ग्लैंड के कितने टाइप हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। अब दो टाइप हैं ग्लैंड्स के, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। दोनों में बस फ़र्क इतना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो जो सिक्रीट करते हैं, उनका जो सिक्रीशन है वो टारगेट टिश्यू और ऑर्गन के पास कैसे पहुंचता है? डक्ट के थ्रू पहुंचता है। अब आप बोलोगे सर ये डक्ट क्या है? डक्ट बेसिकली कुछ और नहीं, पाइप्स हो गए। जो बॉडी में पाइप्स हो गए उन्हें हम डक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जिस भी टारगेट टिश्यू पे पहुंचाना है या टारगेट ऑर्गन के पे पहुंचाना है, ये डक्ट सीधा जाके उस टारगेट ऑर्गन और टिश्यू पे पहुंच जाएगी। वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, इनके पास कोई डक्ट तो होती नहीं है, इसीलिए इनको डक्ट लेस ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि डक्ट नहीं है। यानी इनका जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली किस में जाता है? ब्लड में जाता है। अब ब्लड में जाएगा अगर सिक्रीशन, तो देखो ब्लड तो शरीर के हर हिस्से में जाता है, तो इनका जो सिक्रीशन होता है वो बॉडी के हर पार्ट में जाता है, लेकिन वो एक्ट वहीं करेगा जहां उसकी ज़रूरत है, ठीक है। टारगेट ऑर्गन पे ही एक्ट करेगा। इतनी चीज़ समझ आई। केमिकल मैसेंजर्स क्या है? केमिकल मैसेंजर जैसे कि आपको नाम से समझ आ रहा है, ये कुछ ना कुछ कोड लेके जा रहे हैं, कुछ काम करने की चीज़ लेके जा रहे हैं। ये केमिकल्स, इन्हें हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। ये बेसिकली कुछ और नहीं, हार्मोन्स ही हैं, ठीक है। इनकी ज़रूरत किस लिए है भाई? हार्मोन्स की ज़रूरत किस लिए है, या मैं कहूँ एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत किस लिए? तो इनकी ज़रूरत है रेगुलेशन के लिए, बॉडी एक्टिविटीज़ जो हो रही है उनके रेगुलेशन के लिए इनकी ज़रूरत है, ताकि वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर टाइम पर हो, करेक्ट सीक्वेंस में हो, ठीक है। जैसे कि जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, या बाइल है या पेनक्रेटिक जूस है, ये फूड कैनाल में ही डाला जाना चाहिए। कब? जब आप खाना खाओ, जब उसमें खाना हो। अब जब खाना नहीं है तब भी डाल दो तो गलत है ना वो, समझ रहे हो? इसीलिए इनकी ज़रूरत है। लेकिन आप ये क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, सर फिर नर्वस कंट्रोल भी तो था, नर्वस सिस्टम भी तो है इन कामों के लिए। देखो, नर्वस सिस्टम कमांड देगा, लेकिन छोड़ना ना छोड़ना ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई? उस पर्टिकुलर ग्लैंड के ऊपर। वो छोड़ तो दे, लेकिन अब किस टाइम पे छोड़े? यहाँ पे फिर आता है हार्मोनल कंट्रोल। हाँ, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये जो हार्मोनल कंट्रोल है ये डिपेंडेंट किस पे? नर्वस कंट्रोल पे। क्यों? क्योंकि ये माइंड से ही आता है। माइंड में जो ग्लैंड होती है, अगर वो रिलीज नहीं करेगी, उससे कमांड नहीं आएगी, तो बाकी की ग्लैंड एक्ट नहीं करेंगी। तो माइंड अगर कुछ कमांड नहीं देगा तो अल्टीमेटली होगा क्या? ये हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। ये डिफरेंस आपको रीड कर लेना है, पढ़ लेना। एग्जाम में मेरे को लगता नहीं है कि आएगा, लेकिन अगर आता है तो आपको लिख देना है। हार्मोनल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल में डिफरेंस बहुत आसान है, मुझे तो समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। टारगेट ऑर्गन का मतलब आप समझ रहे हो? टारगेट ऑर्गन जहाँ पे वो पर्टिकुलर हार्मोन होना चाहिए। जैसे कि मान लो मुझे खाना खाना है, मुझे चबाना है, तो जो भी हार्मोन आएगा वो मेरे माउथ पे जाके एक्ट करेगा ताकि मैं सही से चबा पाऊँ। तो यहाँ पे मेरा टारगेट ऑर्गन और टारगेट सेल क्या हो गई? माउथ की सेल हो गई। क्लियर बात है। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर सिक्रीशन फ्रॉम स्पेसिफिक सेल्स और ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड आर कैरिड टू ऑल पार्ट्स बाय द ब्लड। हमारी बॉडी के ऑल पार्ट्स में जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। बट देयर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इन वन और मोर स्पेसिफिक पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक पार्ट में ही जाके ये एक्ट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उस पार्ट में एक की होगी, वो पहचान पाएगा कि हाँ ये हार्मोन है, ये मेरे लिए ही है, और बाकी नहीं पहचान पाएंगे। इतनी चीज़ समझ में आई। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? जैसा कि आपको बताया हुआ है, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब है कि जो इनका सिक्रीशन है वो इंटरनल होता है। इंटरनल सिक्रीशन इन द सेंस कि इनका जो सिक्रीशन होता है वो ब्लड में होता है, ना कि डक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। इसीलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है, ये रीज़न दिया हुआ है, ठीक है। ये कर लिया आपने। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है फिर? सिंपल सी बात है, ऐसा सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हो उसे हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। डेफिनेशन आपको खुद रीड कर लेनी है, मेरा मकसद है यहाँ पे समझाने का आपको, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड और ग्लैंडुलर सेल्स विच ब्रिंग अबाउट द ओवरऑल कॉमन फंक्शन ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। इसको रीड कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। हॉर्मोन्स की जनरल प्रॉपर्टीज रीड करो, ये इंपॉर्टेंट है।
देखो ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, ठीक है, ना कि लिम्फ में। लिम्फ क्या होता है, जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, टिश्यू के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे हम लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। ये रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, किसके थ्रू, केमिकल्स मीन्स के थ्रू। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से मतलब जैसे ब्रेथिंग हो गया या फिर हार्ट बीट वगैरह होगी, कई सारे प्रोसेसेस हैं, ये जो हार्मोन है ये उनको कंट्रोल करते हैं। ये एक्ट करते हैं टारगेट ऑर्गन्स और सेल्स पर, ठीक है। इनका जो इन्फ्लुएंस है ये अदर स्पीशीज़ में भी सेम हो पड़ेगा, लगभग सेम होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है। इनकी जो क्वांटिटी है बहुत कम है, इतनी कम कि ये जो रेशो है ना ये 1 रेशो ये हो जाएगा 1:30 करोड़, 1:30 करोड़ का होगा ये रेशो। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा कम है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो गए तो दिक्कत, कम हो गए तो दिक्कत। अब ये केमिकली होते हैं तो ये हो सकते हैं पेप्टाइड भी हो सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन हो गया। वहीं वाटर सॉल्यूबल भी, जैसे कि वाटर सॉल्यूबल में भी इंसुलिन आ गया। अमाइंस हो गए, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हो, जैसे कि एड्रेनलिन हो गए, ठीक है। एंड स्टेरॉइड्स हो गए जो कि कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने होते हैं। टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो कि लिपिड सॉल्यूबल होते हैं, तो इस टाइप के हो सकते हैं ये। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये एक्सेस है तो दिक्कत, कम है तो दिक्कत। एक्सेस का मतलब ज़्यादा सिक्रीशन हुआ, डेफिशिएंसी का मतलब कम सिक्रीशन हुआ। कौन सिक्रीट कर रहा है भाई, ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं। एक्सेस के लिए टर्म आती है हाइपर, क्या आती है, हाइपर। एंड जो कम के लिए जो टर्म आती है वो होती है हाइपो, क्या आती है, हाइपो, ठीक है। हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम। क्लियर बात है। ये बॉक्स में जो लिखा है रीड कर लेना, समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन खुद को करने हैं। कोई डाउट होता है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो डिस्कॉर्ड पर। हाँ, लिटिल ज़ूलॉजिस्ट का खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, वहाँ रीच आउट कर लेना, या फिर टेलीग्राम पे कर लेना, और इंस्टाग्राम पर हो तो वहाँ फॉलो कर देना ज़रा, ठीक है, समझ गए। देखो अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। सारी ग्लैंड्स तो हम नहीं पढ़ सकते, बहुत सारी ग्लैंड हैं, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ 4 ग्लैंड्स के बारे में जो कि आपके सिलेबस में है। पहली है एड्रिनल, दूसरी है पैनक्रियास, तीसरी है थायराइड, चौथी है पिट्यूटरी, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर के थ्रू समझाया गया, इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आता है तो इनकी लोकेशन मार्क करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको याद कर लो, ठीक है। कर लोगे याद, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल का मतलब क्या है, अगर इसे हम तोड़ेंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो एड का मतलब होता है नियर, रीनल का मतलब होता है किडनी। कुछ याद आया, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने किडनी के बारे में पढ़ा है, तो आपको तो ज़्यादातर चीज़ें समझ आ ही जाएंगी फिर। तो ये जो ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर सिचुएटेड होती है, जैसे हम कैप पहनते हैं ना सर पे, वैसे ही किडनी के ऊपर बिल्कुल कैप की तरह सिचुएटेड होती है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स जो कि क्या होता है, पेरिफेरल पार्ट होता है यानी कि बाहर का पार्ट, एंड सेंट्रल वाला पार्ट होता है मेडुला। दोनों अलग अलग हार्मोन रिलीज करती हैं। सबसे पहला पार्ट है क्या, मेडुला, एड्रिनल मेडुला। अच्छा, एग्जाम में अगर आता है ना तो आपको थोड़ा ये जो डायग्राम है ये बनाना पड़ेगा। अब आपकी बुक में ही ऐसा दे रखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा। उसके देखने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से डिटेल में देखने के लिए, अदरवाइज इससे ही काम चला लो, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला की मैं बात कर रहा था। एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को 2 और नाम से जाना जाता है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन। क्या, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ये ऐसा हार्मोन है जो इमरजेंसी में काम आता है, ठीक है। इमरजेंसी में भाई, जब इमरजेंसी है तब तो बहुत जल्दी से रिलीज़ होगा, बहुत तेज़ी से रिलीज़ होगा हमारी बॉडी में। ये इसे 3F हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3F। एफ वो वाला एफ नहीं जो आप सोच रहे हो, ये 3 एफ हैं, फाइट, फ्लाइट, एंड जो तीसरा एफ है वो है फियर, ठीक है। तो ये 3 एफ हार्मोन है। जब अगर मान लो आप फाइट में हो तो बहुत ज़्यादा हमारी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, ठीक है, हमारे अंदर एकदम से पावर आने लगती है, क्योंकि ये हार्मोन बहुत जल्दी से क्या होता है, रिलीज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो जाता है। फ्लाइट में हो आप तो भी हमारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। एंड कभी आपको डर लगाओ तो भी ऐसा होता है, तो इसलिए इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं। कितनी गंदी सोच है, कहाँ लेके चलेगा ये एफ को, नहीं वो वाला एफ नहीं था, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। यहाँ मेंशन किया हुआ है फेस डेंजर और फ्लाइट वगैरह। होता क्या है एक्चुअली में, जब हम एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड और एंग्री हो जाते हैं, तो एड्रेनल बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रिलीज़ करता है, ठीक है।
ये जो ग्लैंड है खुद स्टिमुलेटेड होती है किससे, नर्व एंडिंग से, जो कि है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आती है जो नर्व एंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कहाँ से इसको कमांड मिलती है। देन फंक्शन क्या है एड्रेनलिन के, इंक्रीज हार्ट बीट, हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। हार्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है कि पंपिंग बहुत ज़्यादा होगी, हमारी बॉडी के हर पार्ट को ब्लड ज़्यादा मिलेगा, ब्लड ज़्यादा मिलेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, है ना। ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो भाई ऑटोमेटिकली एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ये चीज़ें, एंड ज़्यादा ग्लूकोज भी रिलीज़ होगा। अल्टीमेटली बात वही हो रही है, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा तो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फाइट करने के लिए, ऐसी सारी चीज़ों के लिए इनकी ज़रूरत होती ही है। नेक्स्ट हम आते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स पर। सिक्रीट मैनी हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन जो बेस्ट नोन है वो है कॉर्टिसोन, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, इन्फ्लामेशन को सप्रेस करना। अब आप बोलोगे सर इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये जो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होती, सूजन आ जाती है एकदम से, वो एक टाइप की इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, तो ये उसको सप्रेस करता है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के कॉर्टिसोन हो सकते हैं, दो टाइप के कॉर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, एक होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एंड दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करता है मिनरल मेटाबॉलिज्म का, स्पेसिफिकली सोडियम एंड पोटेशियम आयन का। देखो यहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जानने की कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, बस जो फंक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में उसी से काम चलाओ, क्योंकि अगर आप इसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने बैठे ना तो इसकी 10 क्लासें निकल जाएंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है तो हायर स्टडीज़ में पढ़ लेना, या हायर स्टडीज़ के जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उन्हें देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूको टर्म कुछ समझ में आई, तो ये रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को, तीनों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ये हार्मोन, ठीक है। इन जनरल ये जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं इनका काम क्या है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, जो ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करता है। इन्फ्लुएंस फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि या तो उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा या घट जाएगा, समझ रहे हो। रेगुलेट करता है सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस बॉडी में, ठीक है, एंड बॉडी को अडेप्ट करने में हेल्प करता है स्ट्रेस वाली कंडीशंस में, ठीक है। एक्सट्रीम हॉट हो गया, एकदम से कोल्ड हो गया, तो जो एकदम से हमें कभी कभार जैसे कि सर्दी होती है तो शिवरिंग होने लगती है, या जो एकदम से होता है ना बॉडी में सडन चेंजेस, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये हमारे कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं, कॉर्टिकल हार्मोन्स, ठीक है। सर्टेन कॉर्टिकल हार्मोन्स बिहेव लाइक सेक्स हार्मोन्स, कुछ ऐसे कॉर्टिकल हार्मोन्स भी हैं जो सेक्स हार्मोन्स की तरह बिहेव करते हैं। मेल्स में होंगे तो भाई उनके लिए अलग है, एंड फीमेल्स में तो उनके लिए अलग है, लेकिन इससे दिक्कत ये हो जाती है क्या, कि अगर ये इनकी ओवर ग्रोथ हो जाए तो ये क्या, प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी दिला देते हैं। प्री मैच्योर सेक्सुअल मैच्योरिटी से मतलब क्या है, मान लो जैसे कि बॉयज़ में क्या होता है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो होता है 10 से 12 साल की उम्र में, ये एक जर्नल में आपको आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन प्री मैच्योर का मतलब हो गया ये 7 से 8 साल की उम्र में ही हो जाए प्रोडक्शन स्टार्ट, समझ रहे हो। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, एग्जाम्पल दिया है, दिल पे मत लेना, ठीक है। बाकी रेस्पॉन्सेस ऑफ एड्रेनलिन, एग्ज़ाम में अगर आपको याद करना है लास्ट मोमेंट में, सब पढ़ा हुआ है, लेक्चर आपने देखा हुआ है, तो ये याद कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा। हार्ट को तेज कर देता है, सारे फंक्शन है, जितनी चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पे सारी चीज़ आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो आर्ट्रियोल्स है और डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की आर्ट्रियोल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, भाई कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो वहाँ पे क्या होगा कि कम ब्लड मिलेगा, इससे क्या होगा कि हमारा माउथ सूखने लगेगा, मतलब बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। थम्पिंग हार्ट का मतलब है दिल धड़कने लगेगा बहुत तेज। पेंटिंग का मतलब होता है हम हाफने लगते हैं ना, वो उसका मतलब होता है पेंटिंग, ठीक है। पर्सन टर्न्स पेल का मतलब है कि बिल्कुल कलर उतर जाएगा, है ना। आप खुद देख के बता सकते हो किसी में खून ज़्यादा है किसी में खून कम है, कलर देख के ही, तो वो बात है। बाकी आप खुद समझ सकते हो, रिस्पॉन्सेस ऑफ एड्रेनलिन रीड कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये, क्लियर बात है। नेक्स्ट है एक एडिशन है, एड्रेनलिन ऑल्सो इंक्रीज क्लॉटिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी भी बढ़ा देता है। अब क्लॉटिंग कैपेसिटी क्यों बढ़ाता है, सोचो जरा।
एक रीज़न ये हो सकता है, मैं आपको एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताऊंगा, एक रीज़न ये हो सकता है कि ये फाइट के लिए रिलीज़ होता है। अगर फाइट होगी तो मतलब खून निकलेगा, खून को जल्दी से रोकना भी पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए क्लॉटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। डायलेट कर देता है आइस की जो प्यूपिल है उनको डायलेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को लेबर के टाइम पे। लेबर के टाइम पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। लेबर का मतलब क्या है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो जो पेन होता है उसे हम लेबर बोलते हैं। पेन मतलब पूरे प्रोसेस को बोलूँगा, एक्चुअली मैं पेन को नहीं बोलूँगा, ठीक है। बेबी की जो डिलीवरी होती है उसको पूरा लेबर बोलेंगे। तो लेबर पेन क्या होता है, जो उस दौरान पेन होता है उसे हम लेबर पेन बोलते हैं। तो अब कॉन्ट्रैक्ट यूट्राइन है, यूट्रस है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ही बच्चा बाहर निकलता है ना। तो उसको स्टिमुलेट करता है कि भाई तू हो कॉन्ट्रैक्ट। ज़्यादा डिटेल में आप हाई स्टडीज़ में पढ़ोगे, अभी इसमें मत पढ़ो। बाकी जो हमारे हेयर फॉलिकल्स की मसल है उसको स्टिमुलेट करता है, ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा इसमें। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या दिक्कत है, अगर वुमेन में ज़्यादा हो गया, एड्रेनल हार्मोन ज़्यादा हो गया, ठीक है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो क्या होता है, आउट ग्रोथ हो जाए एड्रेनल कॉर्टेक्स की एक मैच्योर वुमेन में, तो उसमें कुछ मेल लाइक कैरेक्टर आने लगते हैं, जैसे कि बियर्ड आ जाएगी, मुश्तैक आ जाएगी, मतलब कि मूछें आने लगेगी, एंड मेल जैसी वॉइस हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को बोला जाता है एड्रेनल विरिलिज्म। जो भी आप पढ़ो, विरिलिज्म पढ़ो, वायरलिज्म पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये पढ़ेंगे। विरिलिज्म का मतलब क्या है, मेलनेस, मेलनेस होने लग जाएगी। वहीं मैन में उल्टा हो जाएगा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इसका सिक्रेशन हो कम तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या बीमारी हो सकती है। अगर एड्रेनल जो एड्रेनलिन है अगर उसका सिक्रेशन कम हो, एड्रेनल ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो, तो क्या सिक्रेशन आपको क्या प्रॉब्लम मिलेगी, एडिशन डिजीज़ देखने को मिलेगी। एडिशन डिजीज़ में क्या होता है कि एनर्जी, शरीर में ताकत बहुत कम हो जाते हैं, पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, यानी कि कालापन हो जाता है। मान लो कोई गोरा था पहले, लेकिन एडिशन डिजीज़ के कारण वो काला पड़ जाएगा, ठीक है। वजन कम हो जाएगा, नौजिया होने लगेगा, ठीक है, जुकाम वगैरह, ग्लूकोज की कमी होने लगेगी, एंड कोल्ड एंड पेन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। दर्द काफ़ी फील होगा, कोल्ड भी काफ़ी जल्दी होगा, ठीक है। इस वजह और क्या होगा कि जो बीमारियों की तरफ ना ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि बीमारियां होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। ज़्यादा सिक्रेशन से क्या होगा, कौन सी डिजीज़ होगी, वो होगी कशिंग डिजीज़। क्या होगी, कशिंग डिजीज़, ठीक है। किस चीज़ की, एड्रेनल कॉर्टेक्स के ज़्यादा सिक्रेशन से। कशिंग डिजीज़ में क्या होता है, ओबेसिटी हो जाएगी, यानी कि मोटापा होने लगेगा, हाइपरग्लाइसेमिया। अब देख रहे हो एडिसन्स डिजीज़ का उल्टा ही हो रहा है, मतलब कि सब एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग लगभग उल्टा ही हो रहा है। वहाँ वेट कम हो रहा था, यहाँ वेट बढ़ रहा है, ठीक है। वहाँ ग्लूकोज की कमी हो रही थी, यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जब हड्डियों में छेद होने लगता है ना, पोरोसिस का मतलब होता है पोर, छेद, हड्डियों में छेद होने लगता है, उस कंडीशन को बोला जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। वीकनेस होने लगे, साल्ट एंड जो है साल्ट एंड वाटर रिटेंशन भी होने लगे, कम ज़्यादा, ठीक है। तो ये है, ज़्यादा होने लगेगा यहाँ पे तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज बोथ डक्ट ग्लैंड एंड एज वेल एज डक्टलेस ग्लैंड। इसकी डक्ट भी होती है एंड डक्ट भी नहीं भी होती है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड भी है एंड डक्ट भी है, दोनों तरह से काम करती हैं। हम डक्ट वाले फंक्शन पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे डक्टलेस वाले फंक्शन पे, ठीक है। एज अ डक्ट ग्लैंड ये क्या करता है, पेनक्रेटिक जूस को पोर कर देता है सीधा ड्यूडेनम में डाइजेशन के लिए। एज अ डक्टलेस ग्लैंड ये कुछ स्पेशल ग्रुप ऑफ हार्मोन सिक्रेटिंग सेल होती है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरेन। क्या बोलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरेन। लैंगरेन ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि ये ऐसी भी सेल्स होती हैं। आइसलेट्स का मतलब होता है आइसलैंड, आइसलैंड, ठीक है, आइलैंड, समझ रहे हो। आइसलेट्स का मतलब हो गया आइसलैंड, ठीक है, ये क्लियर है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरेन का मतलब है कि पैचेस में जब आइलैंड बन जाएंगे ना ऐसी सेल्स के, तो उसे हम बोलेंगे आइसलेट ऑफ लैंगरेन, ठीक है। ये स्कैटर्ड होते हैं पूरी ग्लैंड में। ये आइसलेट जो है प्रोड्यूस करते हैं तीन हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन, एंड ये प्रोड्यूस होते हैं बीटा, अल्फा एंड डेल्टा सेल में, तीनों रेस्पेक्टिवली। यानी कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाली सेल कौन सी है, बीटा सेल। ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करने वाली सेल है अल्फा सेल, एंड सोमेटोस्टेटिन को प्रोड्यूस करने वाली सेल है डेल्टा सेल, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन अब सिलेबस में नहीं है तो उसे हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूंगा फिर भी।
अब मैं क्या ही आपको इस डायग्राम में समझाऊं, इतना घटिया सा दिखा रखा, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पे चले जाना, आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ, अदरवाइज इससे काम चला लेना, और क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, सबसे पहला जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो है इंसुलिन। इंसुलिन को रिलीज़ करने वाली कौन सी सेल है? बीटा सेल्स। ठीक है, अब इंसुलिन की कमी से क्या दिक्कत हो जाती है और ज़्यादा सिक्रीशन से क्या दिक्कत होती है, उसका फंक्शन क्या है वो पढ़ो ज़रा। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, इंसुलिन से क्या होता है? ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन प्रमोट होता है। ठीक है, इट्स स्टिमुलेट डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसका डिपोजिशन को स्टिमुलेट करता है, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लिवर के अंदर एंड मसल्स के अंदर। लेकिन अब हो गई मान लो इंसुलिन की कमी, इनसफिशिएंट इसका हुआ सिक्रीशन। ठीक है, तब क्या हो? इनसफिशिएंट सिक्रीशन की वजह से एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब आप खुद समझ सकते हो कि ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलेंगे हम डायबिटीज़ मेलाइटस। मेलाइटस का मतलब क्या है? हनी लाइक। इसमें होता क्या है इस कंडीशन में, डायबिटीज़ मेलाइटस में? यूरिन के साथ साथ ना आपको बहुत सारा जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ साथ निकलता हुआ दिखेगा। दिखेगा नहीं, मतलब कि वो जो यूरिन के साथ पास आउट होता है बहुत ज़्यादा ग्लूकोज। तो इस कंडीशन को हम पहचान जाते हैं ऐसे। ऑब्वियस सी बात है, लैब टेस्ट से पता चलता है। कुछ और कंडीशन भी होती हैं जिससे हमें पता चलता है। जब भी किसी को डायबिटीज़ हो जाएगी, उसमें जो क्लॉटिंग है वो बहुत कम हो जाएगी, ब्लड की क्लॉटिंग जो टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? यहाँ लिखा भी हुआ है, मेलाइटस का मतलब होता है हनी। हनी आपको पता है मीठा ही होता है। इससे होता क्या है अगर हो जाए तो? आ डायबिटिक पर्सन हैज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड। ठीक है, एक्सक्रीट ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विद शुगर, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करेगा एंड उसमें शुगर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, इसलिए थर्स्टी फील करेगा। एंड जो वेट लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, कमजोरी आने लगेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ लो आप। द यूजुअल ट्रीटमेंट बाय यूजुअल ट्रीटमेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेट कर दो भाई इंसुलिन। इंसुलिन के शॉट लगते हैं, लेकिन ना अब ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी इसकी रिसर्च चल रही है, मैं बताऊं आपको। मास प्रोडक्शन बैक्टीरिया के थ्रू होता है इंसुलिन का। अब वो आप हाई स्टडीज़ में पढ़ोगे क्लास 11th और 12th में कि कैसे होता है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, इंसुलिन का मास प्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन इतना जान लो कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप आगे बढ़ोगे, एक कंडीशन है, एक कंडीशन नहीं, एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं जीन थेरेपी। क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। आज के टाइम पे उसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। अब वो ट्रीटमेंट कैसे होता है? वो एक्चुअली होता है ऐसा है कि वो बचपन में ही होता है। बड़े में तो मुश्किल हो पाता है, लेकिन बचपन में जो बच्चे होते हैं आज के टाइम पे, पता है ये ऐसी डिजीज़ हो गई है, अब डिजीज़ की कंडीशन में ही है ये ऐसी डिजीज़ है कि आजकल बच्चों में भी आने लगी, यानी कि जेनेटिक्स की तरफ होने लगी है, जेनेटिक्स के थ्रू फैलने लगी है ये। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए इतनी चीज़ें। ठीक है, अब मान लो इंसुलिन का ओवर सिक्रीशन हो, ज़्यादा हो जाए। भाई अगर इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो मतलब जो ग्लूकोज है ब्लड में वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा, है ना। इस वजह से क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज की कमी होने लगेगी। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी यानी कि ब्रेन को ग्लूकोज कम पहुंच रहा है, जिस वजह से ब्रेन कोमा में जा सकता है। ठीक है, अ सिमिलर थिंग में हैपन टू डायबिटिक पेशेंट इफ़। अब ये चीज़ बोली गई है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको सिमिलर चीज़ हो सकती है। मान लो आपने इंसुलिन का शॉट ज़्यादा लगा दिया तो होता क्या है कि ना एकदम से ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, 40-50 तक पहुंच जाता है, कुछ कुछ में तो 20-30 तक भी पहुंच जाता है। तो फिर क्या किया जाए? तब किया जाता है उनको स्वीट बिस्किट वगैरह छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जो मीठी चीज़ें उनको खिलाने से सब ठीक हो जाता है। एंड इसको क्या बोला जाता है? एकदम से जो ये शॉक लग जाता है इसको इंसुलिन शॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसुलिन शॉक बोला जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ सही बताई गई है, आंसर देते वक्त इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आप गलत बोलोगे अगर आप बोलोगे कि जो इंसुलिन है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। एक्चुअली वो जो
सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करें और उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करें। वो डायरेक्टली नहीं करता, कन्वर्ट नहीं करता। समझ में आया इतना इंसुलिन के बारे में। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, क्या है, सॉरी, नेक्स्ट है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है, इज सिक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल। अल्फा सेल इसे सिक्रेट करते हैं। अल्फा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर नहीं, सिंबल ऐसा होता है। तो अल्फा सेल्स इनको सिक्रेट करती हैं, ठीक है। इनका काम क्या है भाई, इनका काम ये है कि जो ग्लाइकोजन है उसको वापस ग्लूकोज में कैसे चेंज किया जाए। इंसुलिन का काम है, जो इंसुलिन है उसका काम है कि वो किस में कन्वर्ट करे, ग्लाइकोजन में, मतलब स्टिमुलेट करे। अब इसको उल्टा कौन करेगा, इसको उल्टा करेगा, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में चेंज कौन करेगा, ग्लूकागॉन करवाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे, एक होता है फीडबैक सिस्टम, एक होता है फीडबैक सिस्टम होता है और फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इसमें होता क्या है, मान लो कल को मैंने दिन भर खाना नहीं खाया, मेरे शरीर के अंदर ना ग्लूकोज की कमी हो गई, तो क्या होगा कि माइंड से, जो दिमाग से एक सिग्नल आएगा, बोला जाएगा कि भाई कमी हो रही है ग्लूकोज की, मेरे को चाहिए। तो क्या होगा कि ना ये जो हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक होगा ये, ठीक है, ज़्यादा रिलीज़ होगा। एंड इससे क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा एंड माइंड को ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा। इसे बोलते हैं हम फीडबैक मैकेनिज्म और फीडबैक सिस्टम। आप आगे पढ़ोगे, फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया है। जितनी चीज़ मैंने आपको अभी ब्रीफ पूरी समझाई है ना, ये ब्रीफ में बताया गया है कि अगर स्टिमुलेट कर दिया जाए ग्लूकोज ब्रेकडाउन को तो क्या होगा, ब्लड शुगर रेज करना है क्या होगा, ये ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन का, ये सारी चीज़ आप खुद रीड कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए। ना समझ में आए, कोई डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ ब्रीफ में बता दिया है सब, जितने भी हार्मोन हैं पेनक्रियास के उनके बारे में। इंसुलिन है, बीटा सेल रिलीज करती हैं, ठीक है, प्रमोट ग्लूकोज अपटेक बाय द बॉडी, ठीक है, एंड स्टिमुलेट डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज। डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, एक्सेस की वजह से नर्व सेल स्टारवेशन और ब्रेन कोमा। नर्व सेल स्टारवेशन का मतलब क्या है भाई, अगर नर्व सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा वो वर्क नहीं कर पाएंगी, जिस वजह से कोमा में पहुंच जाएगा ब्रेन, ठीक है। ग्लूकोन को रिलीज करने वाली सेल है, मतलब वो है अल्फा सेल्स, ठीक है। एंड ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है लिवर को कि वो कन्वर्ट करे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। फिर लास्ट है सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता रहे हैं। सोमेटोस्टेटिन इसको रिलीज करने वाली सेल है, सिक्रीट करने वाली सेल है डेल्टा सेल। इसका काम क्या है, ये इनहिबिट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के फंक्शन को, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के फंक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। प्रोग्रेस चेक करनी है तो ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लेना, कितना समझ में आया अभी अटैम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट जो है ग्लैंड, नेक्स्ट है थायराइड। थायराइड क्या है, अरे बच्चों आपने ये बीमारी बहुत सुनी होगी कि इससे थायराइड हो गया है, थायराइड में आपने देखा होगा मोटापा हो रहा है ना। तो थायराइड ग्लैंड है क्या, थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, जो कि लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स के नीचे ही ये सिचुएटेड होती है ये ग्लैंड, एंड बटरफ्लाई शेप्ड होती है। इसके पीछे 4 ऐसे ये पी शेप्ड ग्लैंड होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ऑल दो सिलेबस में नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये होता है। अब इनका काम क्या होता है, तो 2 काम होते हैं, थायरॉक्सिन रिलीज करना एंड कैल्सिटोनिन रिलीज करना। कैल्सिटोनिन जो है उसका फंक्शन सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ोगे आप, थायरॉक्सिन का फंक्शन पढ़ोगे आप, ठीक है। मिडल में है एक इंटरकनेक्शन, इस्थमस बोलते हैं इसे, ठीक है। बाकी ये जो डायग्राम है इसको देख लेना, एग्जाम में आता है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, फ्रंटल व्यू एंड बैक व्यू इस तरीका का बनाना है आपको। थायराइड ग्लैंड है, ये ट्रैकिया विंड पाइप है, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। थायरॉक्सिन, अब इसके हार्मोन के बारे में आप पढ़ोगे। थायरॉक्सिन रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मतलब कि जो हमारी सेल्स में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि सेलुलर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे जो हीट जनरेट हो रही है
उसको कंट्रोल करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब सेलुलर ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये काम किसका है? थायरॉक्सिन का है। ठीक है। इंक्रीज इन द सिक्रेशन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म, अगर इसका सिक्रेशन ज़्यादा है तो मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है, इससे आपको वो घेंगा रोग जो आपने सुना है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अंडर सिक्रेशन में क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सिंपल गोइटर आपको देखने को मिल जाएगा, क्रेटिनिज्म देखने को मिल जाएगा, मिक्सोडीमा देखने को मिल जाएगा। सिंपल गोइटर, अरे वो बचपन में आपने डीडी नेशनल पे ऐड नहीं सुनी थी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, वही है ये घेंगा रोग। घेंगा रोग में क्या होता है कि जो गला है ना वो फूल जाता है, ये ना जो ग्लैंड है ये स्वेल कर जाती है। क्यों होता है? क्योंकि जो नमक होता है जो भी खाते हैं वो लोग, उसमें आयोडीन की कमी हो जाती है, एंड आयोडीन स्टिमुलेट करता है किसको? थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन को, और मैं डायरेक्टली बोलूँ टीएसएच के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है इसी वजह से। यहाँ लिखा भी है, सिंपल गोइटर इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड एंड विजिबल एज अ स्वेलिंग इन द नेक। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है। कॉमन आपको देखने को मिल जाएगी ये प्रॉब्लम हिली रीजन्स में जो लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है वो आयोडीन डेफिशिएंट होती है, तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है आयोडीन युक्त नमक खाया कीजिए। ठीक है। क्रेटिनिज्म क्या होता है? क्रेटिनिज्म इज अ कंडीशन विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। ये एक ऐसी कंडीशन है जो बच्चों की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इस वजह से क्या होता है? ड्वार्फिज्म हो जाता है। ड्वार्फ सुना है आपने? ड्वार्फ, अरे ये आपने हैरी पॉटर की मूवी नहीं देखी क्या? वहाँ पे ड्वार्फ टर्म बहुत यूज़ करी गई है। ड्वार्फ का मतलब होता है हाइट में छोटा, बहुत छोटे। ठीक है। ड्वार्फिज्म हो जाता है एंड मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि उनकी जो दिमाग बुद्धि है ना वो ऐसी होती है, हिली होती है। समझ रहे हो? हिली का मेरा मतलब क्या है? सटके हुए होते हैं वो लोग। ठीक है। रीज़न क्या है? कि वही बात है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, या तो अर्ली स्टेजेस पे वो डिजनरेट हो जाए, थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है इस डायग्राम में कि ए में तो नॉर्मल है, ए में ये जो बच्चा है गॉड का ये नॉर्मल है, बी में भी सेम एज का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया गया। तो आप देख सकते हो कितना ग्रोथ में फ़र्क आया है। समझ गए? मिक्सोडीमा में क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये एडल्ट में देखने को मिलती है, अगर उसकी थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं कर रही प्रॉपरली तो क्या होगा? वो स्लगिश हो जाएगा वो पर्सन, मतलब काफ़ी ढीला सा हो जाएगा, एंड आपको फेस और हैंड पे स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी। समझ में आया? ओवर सिक्रीशन से क्या होता है? हाइपर थायरॉयडिज्म से ओवर सिक्रीशन से क्या होता है, यहाँ पे गॉइटर ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो गॉइटर होगा वो होगा एक्सोथैलेमिक गॉइटर। मतलब कि एक तो गर्दन तो फूलेगी ही, गर्दन आपको फूली हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो आँख है वो भी आपको बाहर की तरफ प्रोट्रूटेड दिखेगी। ठीक है। एक्सोथैलेमिक, थैल्मिया, ये जो टर्म देख रहे हो थैल्मिक, ये आई के लिए यूज़ की जाती है। अ पर्सन हैविंग प्रॉब्लम विद ओवर सिक्रीशन ऑफ शोज अ मार्क्ड इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। रैपिड हार्ट बीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो दिल की हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एंड सांस जो है वो कम लेगा, है ना। आइज़ जो है वो प्रोट्रूड कर जाएगी, यानी कि बाहर की तरफ आ जाएंगी। ये है, ये बाकी मैंने आपको बता ही दिया था, प्रोग्रेस चेक आपको खुद करनी है। नेक्स्ट है, क्या है हमारी? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ स्मॉल प्रोजेक्शन अबाउट द साइज ऑफ पी की साइज की जितनी है, विच हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो द हाइपोथैलामस। अब हाइपोथैलामस भी है, हाइपोथैलामस आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज ये भी बहुत अच्छी ग्लैंड है। इसे सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है। सुपर मास्टर ग्लैंड मतलब लगभग कुछ ऐसा ही सेम नेम है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, लगभग ऐसा ही कुछ नेम है, सिलेबस में नहीं है तो फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए आपको अभी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, बिकॉज इट सीम्स टू कंट्रोल प्रैक्टिकली ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका जो सिक्रेशन होता है वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्लियर बात है? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। ये देख रहे हो, ये यहाँ है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एक है एंटीरियर, दूसरा है पोस्टीरियर।
तो एंटीरियर पिट्यूटरी अलग कुछ सिक्रीट करती है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ अलग सिक्रीट करती है। अब आप बोलोगे सर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का मतलब क्या? एंटीरियर का मतलब अंदर, पोस्टीरियर का मतलब बाहर की तरफ, ये समझ लो बस। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चलो अब इसे भी पढ़ लो जरा। पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ टू डिस्टिंक्टिव लोब, दो अलग अलग लोब्स हैं। ठीक है, लोब का मतलब ऐसा हो गया, दो अलग अलग पार्ट हो गए। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो अलग अलग पार्ट है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। द एंटायर पिट्यूटरी ग्लैंड वे ओनली अबाउट 1/2 ग्राम, मतलब कि जो पूरी पिट्यूटरी है उसका जो वेट है ना, आधा ग्राम ही है, आधा ग्राम के लगभग ही है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लोब कॉल्ड द इंटरमीडिएट लोब, मतलब जो फ्रंट पार्ट है उसको अलग करने वाला क्या है, वो है डिफरेंट, जो करता है दूसरों से वो है इंटरमीडिएट लोब है। इंटरमीडिएट लोब इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ह्यूमंस के केस में इंटरमीडिएट लोब जो है लगभग लगभग एब्सेंट ही है। बट मच लार्जर एंड मोर फंक्शनल इन सम लोअर एनिमल्स, कुछ छोटे एनिमल्स में बहुत ज़्यादा बड़ा एंड छोटा भी है। ठीक है, अब एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उसके हार्मोन्स देखो जरा। पहला हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये हार्मोन। ठीक है, क्या है कि ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ को इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है, अगर ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कम रिलीज़ हुआ तो ग्रोथ बहुत कम होगी, सिंपल सी बात है। जीएच के नाम से बोलते हैं, इज़ एसेंशियली फॉर नॉर्मल ग्रोथ, इसको बोला जाता है सोमेटोट्रोपिन भी बोला जाता है। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी, ट्रॉपिक का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, तो बॉडी को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है। स्टिमुलेट का मतलब बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला। अगर ग्रोथ बहुत कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को ड्वार्फिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्वार्फिज्म। ठीक है, एंड अगर ग्रोथ ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे जाइगेंटिज्म, क्योंकि जाइंट बन जाएगा आदमी, बिल्कुल जाइंट जैसा दिखेगा। ये आप देख रहे हो, दुनिया का सबसे छोटा इंसान, वो भी एडल्ट, वो है 23 इंच का, और वो सबसे बड़ा है 2.7 मीटर का है। रीज़न आपको पता ही है, ओवर सिक्रीशन एंड लेस सिक्रीशन की वजह से होता है। ओवर सिक्रीशन इन एडल्टहुड जाइगेंटिज्म, जाइंट बन जाएगा। ओवर सिक्रेशन, इफ ओवर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सडनली ओकर्स इन अडल्ट, अगर एकदम से अडल्ट में ही हो जाए, जैसे कि आप मान लो 18 साल के हुए और एकदम से हो जाए, तो क्या होता है कि आपको कुछ कंडीशन देखने को मिलेंगी। एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको फेशियल जो बोन्स है हमारी उसमें देखने को मिल जाएगी, जो पर्टिकुलरली जॉस की बोन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हैंड एंड फीट की ग्रोथ आपको अलग से देखने को मिल जाएगी। एंड जो पर्सन है उसकी नोज़ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंड हिप ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इस कंडीशन को बोला जाता है एक्रोमेगाली। ठीक है, एक्रोमेगाली का मतलब है, एक्रो का मतलब होता है बड़ा या एक्सट्रीमिटी, मेगाली का मतलब है लार्ज, तो आप समझ सकते हो क्या चीज़ लार्ज हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका क्या काम है? ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है थायरोक्सिन रिलीज करने पे। मैंने आपको पहले बोला था, मतलब जो प्रीवियस है थायराइड ग्लैंड है उसमें वो टीएसएच रिलीज करता है, एक्चुअली वो गलत था, ये रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, अगर ये सिक्रीट होगा तो थायरोक्सिन रिलीज होगा, नहीं होगा तो ऑब्वियसली नहीं होगा। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो ये रहा, जीएनआरएच भी बोला जाता है इसे, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं, जीएनआरएच ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है? ये रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ टेस्टिस एंड ओवरीज की, टेस्टिड एंड ओवरीज पे एक्ट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। फुल फॉर्म याद रखनी है, एग्जाम में फुल फॉर्म आ सकते हैं 1 मार्क्स में। एसीटीएच की फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका क्या काम है? एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करना। तो अब समझ में आया कि क्यों इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है, क्योंकि इसका सिक्रेशन है। अगर मान लो एसीटीएच का सिक्रेशन नहीं हुआ तो क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स अपना सिक्रेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कमांड ही नहीं आई। भाई सेंटर पे क्या है? यहाँ पे माइंड है, हमारा दिमाग है, वो ही नहीं बोलेगा कि तुझे ये रिलीज करना है, नहीं करना, तो कैसे करेगा? इन्हें पता नहीं चलता कि किसकी कमी हो रही है, क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, वो दिमाग को ही पता चलता है, एंड दिमाग ही सबको कमांड देता है। ठीक है, इसीलिए जब ब्रेन डेड हो जाते हैं, कोमा पे हो जाते हैं ना, तो यही बात होती है
कि बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म ट्रॉपिक है उसका मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग। ठीक है, तो ये स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन हैं। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ये आपको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज इस बॉक्स को रीड कर लेना। नेक्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे दो हार्मोन है, एक है वैसोप्रेसिन, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन को एक और नाम से जाना जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि आपको बाथरूम कम लगेगी। डायूरेटिक जो यूरिन में जो पानी का यूरिन में जब वाटर कम आएगा, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है इसकी वजह से। अब ऐसा होता क्यों है? सिंपल सा रीज़न है, ये जो हार्मोन है तब ज़्यादा आता है, तब ज़्यादा सीक्रेट होता है जब ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होने लगे। प्रेशर कम कर ज़्यादा करने के लिए ये वैसोप्रेसिन को रिलीज़ किया जाता है ब्लड में। ठीक है, ऑब्वियसली हमारा जो माइंड है वही करेगा ये काम। क्लियर बात है, ब्लड प्रेशर जब डिक्रीज़ हो तो उसे राइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि जब वाटर को रीअब्जॉर्ब होता है उस वजह से क्या होता है कि ना ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होने लगता है ब्लड का। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वाटर डायबिटीज़ भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता है। यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, बहुत जल्दी होता है, एंड प्यास भी बहुत लगती है। लेकिन इसमें शुगर नहीं आता है। आपको कंफ्यूज नहीं करना है डायबिटीज़ मेलाइटस को डायबिटीज़ इंसिपिडस से। यहाँ पे बस बहुत ज़्यादा बाथरूम आती है और कुछ नहीं होता है। लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, बाथरूम के साथ साथ शुगर भी रिलीज़ होती है। यहाँ पे देखो रिमेंबर में, ये रिमेंबर वाले बॉक्स में मेंशन भी किया हुआ है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है दो टाइप की डायबिटीज़ में। ठीक है, इंसिपिडस में कोई शुगर नहीं आ रही है। ठीक है, इंसिपिडस का मतलब ही होता है ब्लैंक और टेस्टलेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ग्रीक वर्ड है ऑक्सीस, उसका मतलब क्या होता है शार्प एंड क्विक, एंड टोकस का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। तो ये जो हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब चाइल्ड बर्थ होने वाली होती है, यानी कि लेबर के टाइम पे ये हार्मोन रिलीज़ होता है। इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, एक तो जो यूट्राइन वॉल है उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि उसको रिलीज़ करने में बोला जाएगा कि तू कॉन्ट्रैक्ट कर, उल्टा बोल दिया था मैंने एक्चुअली में। कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ये कमांड देता है, ये हार्मोन कमांड देता है कि ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट कर, बच्चों को बाहर निकाल। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। एंड दूसरा क्या होता है कि मिल्क के प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है, मिल्क के इजेक्शन को भी स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। आप ज़्यादा डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे ये। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये हॉर्मोन्स आ गए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के और उनके फंक्शन, जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी है, ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन में ये आपके आ गए हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन, इनके फंक्शन हो गए। गोनाडोट्रॉपिक में भी आपके 3 हो गए हैं। ये हो गया आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन का काम क्या है, मिल्क सिक्रीशन। ठीक है, देन आ गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन का आपको काम पता ही है, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन है बोलेगा कि उसको बढ़ा देगा ये हार्मोन। नॉर्मल कंडीशन में कहता है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रहो। लेकिन जब चाइल्ड बर्थ होगी यानी कि लेबर होगा, तब उस टाइम पे क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, एंड मिल्क इंजेक्शन में तो हेल्प करेगा ही, स्टिमुलेट कर देगा। खुद से अपनी प्रोग्रेस को चेक कर लेना। नेक्स्ट है हार्मोनल सिक्रेशन का कंट्रोल, यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने आपको बताया ही था, अगर कमी हुई हार्मोन की तो मतलब कि हार्मोन रिलीज़ करना है। ठीक है, स्पीड अप कर देना है प्रोडक्शन, एंड अगर ज़्यादा हुआ तो स्लो डाउन कर देना है। बस इतनी सी चीज़ है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। जनरली क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक ही देखने को मिलता है बॉडी में। पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल आप ये रहा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल बहुत कम ही है, तो ये एक एग्जांपल है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन के प्रोडक्शन का। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है ब्रेन के द्वारा कि भाई बच्चे को बाहर निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन बोलेगा, ऑक्सीटोसिन बोलेगा, तो ऑक्सीटोसिन जाएगा फिर वो करवाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। टिल डिलीवरी इज़ कम्प्लीटेड, जैसे डिलीवरी हो जाएगी फिर
नेगेटिव फीडबैक यानी कि बंद हो जाएगा ये हार्मोन। क्लियर है? क्योंकि फिर देखो प्रोलैक्टिन तो है ही ना, थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होगा, ठीक है, उतना चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा सिक्रीशन कब होगा? बर्थ के दौरान ही होगा। क्लियर बात है? बहुत अच्छे। जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, ये उसको ब्रीफ में समझाया गया है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, नेगेटिव फीडबैक, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल कम हुआ फिर क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है? डिपॉजिट इन लिवर एंड रिलीज्ड इन लिवर, करेक्शन कैरिड आउट, नॉर्मल लेवल रिस्टोर्ड, ये होता है। अच्छा, इसमें क्या बता रखा है? नेगेटिव फीडबैक ही हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक ही हो रहा है, लेकिन दोनों कंडीशन कब है? जब आप खाना खा रहे हो, दूसरा ये फॉल्स ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली ग्लूकागॉन क्या करेगा? वो एक्ट करने लग जाएगा ज़्यादा तेज़ी से, क्योंकि पहले इंसुलिन उसे इनहिबिट कर रहा था, वो बोल रहा था कि तू चुपचाप से बैठ जा, मेरे को अपना काम करने दे। लेकिन जैसे ही नेगेटिव फीडबैक गया, ना ना इंसुलिन को बंद करो, अभी ज़रूरत है, एक्सरसाइज करिए भाई ने, तो इसीलिए फिर जैसे नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो क्या होगा कि आराम से जल्दी से जल्दी ग्लूकोज रिलीज़ होगा। तो एक करेक्शन और है, मैंने पहले बोला था कि पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है, लेकिन ये नहीं है। पॉजिटिव फीडबैक का जो सही एग्जांपल है वो क्या है हमारा? ये बर्थ के दौरान जो मैकेनिज्म है उसको, लेबर के दौरान जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज़ है उसे हम पॉजिटिव फीडबैक में काउंट करेंगे। जर्नल स्कीम ऑफ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैकेनिज्म, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बना के आ जाना, आराम से 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। हार्मोन्स एट ग्लैंस, जितने भी हार्मोन पढ़े हैं ये सारे एक बार में, तो खुद से कर लेना, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उतना तो समझ आ ही गया होगा ना, है ना? आ गया ना? बहुत अच्छी बात है, इतना समझ आ गया तो बस फिर क्या दिक्कत है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आपका FSH हो गया, इनका ज़्यादा काम नहीं है, बाकी पढ़ लेना, एग्ज़ाम में अगर आता है तो। FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है? ये फीमेल्स में होता है, ओवुलेशन को मेंटेनेंस करता है, ठीक है। FSH मेल में भी होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। क्लियर बात है? तो बस ख़त्म, समाप्त पूरा चैप्टर। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे रीच आउट कर लेना टेलीग्राम पे, अदरवाइज़ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। बाकी लेक्चर पूरा देखना है एंड तक, एंड शेयर इसे कर देना, किसी और की तो हेल्प हो ही जाएगी, आपकी हो गई है तो दूसरे बच्चे की भी हेल्प हो जाएगी, शेयर कर देना। अपनी ऑल्ट से भी सब्सक्राइब कर देना अगर कर रखा है तो, और नहीं किया है तो अपनी पहले मेन आईडी से सब्सक्राइब करो, फिर ऑल्ट से करो, फिर घर में जितने ये फ़ोन पड़े हैं उनसे भी सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स से तो बोल ही देना सब्सक्राइब करने को। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते